कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष एक बड़ी चुनौती मध्यम आय पास से निकलना है। इसके कारणों को दर्शाते हुए इससे जनित चुनौतियों से निपटने के उपाय बताएँ। ठीक है, ये आंसर आपको 200 से 250 शब्दों में लिखना है और यूपीएससी हिंदी के डिस्कशन ग्रुप में अपने-अपने आंसर आपको पोस्ट करना है, ठीक है? देखा जाएगा कि कैसे आप लोग ने आंसर लिखा है। यहाँ पर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, इसको देखिए। दोस्तों, पहले प्रश्न शुरुआत करने से पूर्व एक कुछ छोटी-छोटी सजेशन है जो आपको यूज करना चाहिए। जो सबसे पहली बात है कि प्रश्न पढ़ते ही आंसर राइटिंग ना शुरू करें। प्रश्न पढ़ें, पूरा पढ़ें, 1 मिनट सोचें। तो पहला आपका स्टेप होगा कि प्रश्न पूरा पढ़ें। दूसरा जो स्टेप होगा, वो दूसरा स्टेप क्या होगा? आपको क्या करना है? प्रश्नों को पार्ट में तोड़ना है, यानी प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है प्रश्न की समझ। अगर आप अभी प्रीलिम्स देने जा रहे हैं और प्रीलिम्स की तैयारियों में बिजी हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है? अभी कम से कम आपको 1 मिनट में एटलीस्ट ये समझ कि आपको प्रश्न वाकई में समझ में आ रहा है सही से कि नहीं आ रहा है, आपको वो लिखना आवश्यक है। इसके बाद भले ही आप पूरा 250 वर्ड में न लिखें आंसर, उतना काम चल जाएगा, लेकिन कम से कम आपको प्रश्न की समझ बताना अति आवश्यक है। तो आपका जो दूसरा स्टेप होगा प्रश्न की समझ, उसमें आपको क्या करना है? प्रश्न पढ़ के पूरे पार्ट को तोड़ना है। अब उसके बाद हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखेंगे कि किस प्रकार आंसर राइटिंग करनी है। तो प्रश्न पढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष एक बड़ी चुनौती मध्यम आय पास से निकलना है। तो ये हो गया। एमआईटी के कारणों यानी मिडिल इनकम ट्रैप, मध्यम आय पास को इंग्लिश में कहते हैं मिडिल इनकम ट्रैप। मिडिल इनकम ट्रैप के कारणों को दर्शाते हुए इससे जनित चुनौतियों को निपटने के उपाय बताएं। तो देखिए, आप प्रश्न पढ़ें और जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा तो मैं क्या करूंगा? प्रश्न को ब्रेक करूंगा। तो देखिए कौन कौन से प्रश्न इसमें ब्रेक हो रहे हैं, मैं वो समझाता हूं। पहला बोल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष एक बड़ी चुनौती मध्यम आय पास से निकलना है। ये प्रश्न का पहला पार्ट हो गया, मैंने वही ब्रेक किया। दूसरा पार्ट हो गया, ये जो मध्यम आय पास है इसके कारणों को दर्शाइए, दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट हो गया, इससे जनित चुनौतियों से निपटने के उपाय बताइए। आपको ये 3 पार्ट प्रश्न के सॉल्व करने हैं। दोस्तों, जो आज का हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम एक चीज नई सीखेंगे। वो चीज क्या है? जो कीवर्ड है, देखिए यहाँ पे 2 कीवर्ड हैं, एक है एमआईटी मध्यम आय पास और दूसरा कीवर्ड है दर्शाएं। तो देखिए, अगर मैं दर्शाएं की जगह ऐसे लिखता एमआईटी के कारणों की व्याख्या करें और मैं लिख रहा हूं कि दर्शाएं, तो क्या दोनों में अंतर है? आपको ये बात समझनी होगी कि कारणों को दर्शाना है का मतलब आपको केवल 1-2 लाइन में कारणों को बता देना है। आपको टू द पॉइंट एकदम एग्जैक्टली लिखना है कि कारण नंबर 1 ये, कारण नंबर 2 वो, कारण नंबर 3 हाईलाइट कर देना है। जबकि व्याख्या में आपको थोड़ा उसको एक्सप्लेन करना होता, थोड़ा डाटा डालना पड़ता और थोड़ा लंबा लंबा हम कह सकते हैं 3-4 लाइन का पैराग्राफ लिखना होता। जबकि दर्शाए में 1 से 2 लाइन का पैराग्राफ हम मैक्सिमम लिखते हैं। तो आपको यह समझना होगा, एक जो हमने इस वीडियो से एक नई चीज सीखी कि दर्शाएं और जो ऐसे टेलिंग वर्ड्स हम इनको कहते हैं, कीवर्ड्स में कुछ डिफरेंस होते हैं। तो प्रश्न की समझ क्या है? तो पहला आप ये देखिए, भूमिका में आपको क्या लिखना है? मिडिल इनकम ट्रैप क्या है? क्योंकि ये कीवर्ड है प्रश्न का मुख्य कीवर्ड, तो आप इसको समझा सकते हैं कि मिडिल इनकम ट्रैप ये है। फिर आपको उसी के साथ जो भूमिका में कुछ बताना है कि क्यों कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, एक बड़ी चुनौती मध्यम आय पास से निकलना है, यानी भारत मध्यम आय पास में शामिल हो चुका है। तो आपको कुछ आंकड़ों के साथ बताना होगा कि भारत मध्यम आय पास में शामिल हो चुका है। तो आपकी भूमिका यहां पे खत्म हो जाएगी। फिर मुख्य भाग में प्रश्नों को डिकोड करिए। मुख्य भाग में पहला पार्ट क्या था? एमआईटी के कारणों को दर्शाइए। तो ये हो गया एमआईटी में होने के कारण। दूसरा कारण, दूसरा जो पार्ट है, इससे जनित चुनौतियों से निपटने के उपाय आपको बताने हैं। तो आपको क्या, इसको 2 टुकड़ों में मैंने तोड़ दिया, इससे जनित चुनौतियां और चुनौतियों के समाधान के उपाय, ये 2 टुकड़ों में टूट गए। तो देखिए क्वेश्चन एकदम ब्रेक हो गया आसानी से कि 3 पार्ट आपको मेन पार्ट में लिखने हैं, मेन मुख्य भाग में। अब उसके बाद आप निष्कर्ष बताएंगे। तो निष्कर्ष आपका क्या रहेगा? चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है, और आपको एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव नोट के साथ, हम कह सकते हैं सकारात्मक सोच के साथ आंसर खत्म करना है कि जो चुनौतियां हैं बहुत बड़ी नहीं है और अवश्य जो सरकार उपाय कर रही है, इन उपायों को सही से लागू किया जाएगा तो ये चुनौतियां समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, अब हम मेन शुरू करते हैं प्रश्न। और दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये जो आंसर राइटिंग है, ये मैं स्वयं भी 11 मिनट के अंदर एक टाइम लिमिट में करता हूं, और उसके बाद मैं कुछ चीज गलत ना बताऊं तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक बार आंकड़ों को जरूर चेक करता हूं। तो इससे आपको जो आंसर है, आपको अवश्य सीखना चाहिए कि 11 मिनट में किस प्रकार मैक्सिमम जो स्पेस है उसका यूज करना है, किस प्रकार प्रेजेंटेशन रखना है ताकि प्रश्न हमें सही से समझ में आए।
हम देखते हैं अपना प्रश्न, जो आंसर था, विश्व बैंक के अनुसार मध्यम आय पाश वह स्थिति है जब कोई अर्थव्यवस्था तीव्र आर्थिक समृद्धि दर्ज करते हुए निम्न से मध्यम आय वर्ग में पहुंच जाए, परंतु मध्यम से उच्च आय वर्ग में न पहुंच पाए। ये विश्व बैंक कहता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर का शुरुआत हो गया। वो जो हमने लेक्चर 1 में डिस्कशन किया था, ये उसका एक पेज आ गया है बीच में, इसको आप ध्यान न दें। सीधे आंसर यहां से शुरू हो रहा है, यहां से आप देखें तो जो इंट्रोडक्शन था, हमने कहा था एमआईटी को आपको मिडिल इनकम ट्रैप को डिसाइड करना है। और देखिए दोस्तों, ये प्री में भी प्रश्न पूछ सकता है, हाल ही में चर्चा में रहे मध्यम आय पाश क्या है। तो विश्व बैंक ने कहा कि कोई अर्थव्यवस्था ऐसी होती है जो निम्न आय वर्ग से बहुत तेजी से ग्रोथ करती है और मध्यम आय वर्ग में पहुंच जाती है। अगर आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 भाग होते हैं, एक होता है निम्न आय वर्ग, एक होता है मध्यम मानव विकास, एक होता है उच्चतम मानव विकास। तो विश्व बैंक का कहना है कि कई अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं, निम्न से मध्यम में तो बहुत तेजी से आ जाती हैं, लेकिन मध्यम से उच्च में वो नहीं जा पाती हैं। ठीक है, और जो मध्यम से उच्च में नहीं जा पाती, यहीं पे रहती हैं, उस समस्या को बोलते हैं हम मिडिल इनकम ट्रैप। यानी इनकम बढ़ के, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, $1,000 से $12,000 जो विश्व बैंक ने एक रेंज सेट की थी, उसके मध्य होता है, लेकिन इससे ऊपर $12,000 से ऊपर वह नहीं जा पाता है। तो यह विश्व बैंक का कहना है। अब मैं बताऊंगा, एमआईटी हो गया, ये मैंने बता दिया। अब मैं कुछ संकेतकों को बताते हुए बताऊंगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था यहीं पे है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्न कारणों से एमआईटी का शिकार माना जा रहा है। देखिए प्रश्न क्या थे, यहाँ पे आप प्रश्न देखिए, बोला है ना, कारणों को दर्शाते हुए इससे जनित चुनौतियों के उपाय बताने हैं। तो कारण क्या है, मैंने सीधे कारणों पे गया। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे आप कुछ संकेतक भी बता सकते हैं कि निवेश में कमी देखी गई है, जीडीपी में कुछ स्लो डाउन है, आप चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो उसकी बहुत आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि सीधे हमने टू द पॉइंट, हमारे पास 250 शब्द ये लिमिट है, इससे ज्यादा हम नहीं लिख सकते हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। तो मैंने क्या किया, कारणों को बोला है ना, अर्थव्यवस्था कितने कारण है। अब देखिए, जब कारण पूछ रहा है तो मैं उसकी स्ट्रक्चरिंग कर रहा हूं, कुछ कुछ मेरे दिमाग में स्ट्रक्चर बन रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्यों मिडिल इनकम ट्रैप में है। मैंने अपने दिमाग में स्ट्रक्चरिंग की। तो स्ट्रक्चरिंग का बेस्ट पार्ट जो एग्जामिनर को पढ़ने में तुरंत समझ आया, मैंने 2 चीज बताई, एक अर्थव्यवस्था के आंतरिक कारण है और दूसरा अर्थव्यवस्था के बाह्य कारक हैं। अब इसी को मैं अगर तोड़ के लिख दूं, इसी को अंदर एक्सप्लेन कर दूं, तो मेरा आंसर तुरंत हो जाएगा। और मान लीजिए जब मैं ऐसे स्ट्रक्चरिंग कर रहा हूं कि आंतरिक कारक और बाह्य कारक, बहुत कुछ पॉइंट मेरे छूट भी गए, जो अच्छे पॉइंट से मान लीजिए 1-2 पॉइंट छूट भी गए, तो भी एग्जामिनर को वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, प्रश्न के प्रति आपकी समझ क्या है। तो देखिए, प्रश्न को मैंने तुरंत डिवाइड किया 2 पार्ट में, आंतरिक कारक, बाह्य कारक। आंतरिक कारकों में जिससे मैंने बताना शुरू किया, पहला, यहां से मैंने थोड़ा एक स्पेस लिया जिससे आपकी कॉपी देखने में थोड़ी अच्छी लगे, बैंकों का बढ़ता एनपीए। ठीक है, रोजगार रहित समृद्धि, आप चाहें तो इसको आंकड़ों के साथ पुष्ट कर सकते हैं कि 2011 से लेके 2017 तक हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट 7 से 8% रही है, लेकिन हमारी जो इंप्लॉयमेंट रेट है वह 2%, 1% के मध्य ही रही है। चाहे तो पुष्ट करें, क्योंकि हमारे पास, मैंने फिर से कहा, आंकड़ों को लिखने का उतना स्पेस नहीं है, न ही टाइम है। 250 शब्दों में हमें आंसर खत्म करना है, तो हम जस्ट कॉमा लगा के आगे बढ़ते गए कि बैंकों का बढ़ता एनपीए, रोजगार रहित समृद्धि, कृषि क्षेत्र में तनाव आदि शामिल है। तो पहला हमने ये कारण बता दिया आंतरिक कारणों में। फिर दूसरा कारण, आंतरिक कारणों में भी मैंने कुछ इसमें भी बाइफर्फिकेशन किया, इसको भी मैंने स्ट्रक्चर कर दिया। तो जो दूसरा कारण है वो क्या है, संरचनात्मक कारक। मैंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ संरचनात्मक समस्याएं भी हैं, और उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि भारतीय श्रम कानूनों की कठोरता, आपने देखा ही होगा, और आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता भी है कि श्रम कानून भारत में बहुत ही कठोर माने जाते हैं। भारतीय श्रम बल का अप्रशिक्षित होना, यहां पे मैंने एक आंकड़ा भी लिख दिया है, एनएसएसओ के अनुसार केवल 4% भारतीय श्रम बल ही प्रशिक्षित है। तो अप्रशिक्षित जब श्रम बल होता है तो भी इनकम नहीं बढ़ती है। महिला श्रम भागीदारी में भी कमी, इसको भी आप लिख दिए। आप चाहें तो यहां भी आंकड़ों को कोट कर सकते हैं कि केवल, हम कह सकते हैं 30% से कम महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी, आप इसको भी बता सकते हैं। तो ये मैंने आंतरिक कारणों में दूसरा कारण बताया, संरचनात्मक कारण। तो देखिए कितने अच्छे से स्ट्रक्चरिंग होती जा रही है। फिर तीसरा कारण मैंने बता दिया, जिससे हम मिडिल से हाई इनकम ग्रुप में नहीं बढ़ पा रहे हैं, कि भारत में अनुसंधान, नई प्रौद्योगिकी में निवेश का अभाव है। आप कह सकते हैं कि सार्वजनिक जो निवेश होता है जीडीपी के 0.1% से भी कम होता है। तो इस कारण भी आप कह सकते हैं कि मिडिल इनकम ग्रुप से हम ऊपर नहीं बढ़ पा रहे। क्यों, जब अनुसंधान होती है, नई टेक्नोलॉजी आते हैं, तो लोग क्या करते हैं, अच्छे इनकम,
हाई लेवल की जॉब मिलती है, साइंटिस्ट के जॉब क्रिएट होते हैं और इनकम ग्रुप बढ़ता है। फिर आप कह सकते हैं हाल में ही जीएसटी, नोटबंदी और वर्तमान कोविड 19, इसको मैंने एक ऐड कर दिया कि वर्तमान कोविड 19 से भी अर्थव्यवस्था को धक्का लगा है, अर्थव्यवस्था को समस्याओं का सामना करना पड़ा है, इस वजह से भी हम हाई इनकम ग्रुप में नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपने ये बताया आंतरिक कारण। देखिए अभी मेरे आंतरिक कारण चल रहे हैं 1 2 3। इसके बाद मैं क्या करूंगा, दूसरा बाह्य कारकों को शुरू कर दूंगा कि बाह्य कारक भी कुछ हैं। ये तो आंतरिक हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर के कुछ कारण थे। बाह्य कारक क्या है? बाह्य कारक में डीग्लोबलाइजेशन, आपको पता होगा कि अब संरक्षणवाद का समय आ गया है। अमेरिका फर्स्ट की नीति, ब्रेक्सिट, चाहे तो आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं अमेरिका फर्स्ट, ब्रेक्सिट इत्यादि, ठीक है, द्विपक्षीय समझौते, द्विपक्षीय ट्रेड एग्रीमेंट, ये सब हो रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं। तो संरक्षणवाद बढ़ रहा है। चीन अमेरिका ट्रेड वॉर दूसरा, आदि के कारण निर्यात में भी कमी हो रही है, और निर्यात में कमी होती है तो भी हमारी इनकम ग्रुप में आय कम होती है। तो हमारी आय कम होती है क्योंकि निर्यात हम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने दूसरा बाह्य कारक भी बता दिए। तो ये आपने समझा कि मैंने क्या किया, सीधे सीधे छोटे छोटे में ही अधिक से अधिक कारकों को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। हो सकता है कि कुछ कारक छूट रहे हो जो आपके दिमाग में चल रहे हो कि भूमि संबंधित जो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं वो कुछ समस्याजनक हैं, आप उसको लिख सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। मेन जो मैटर करता है वो आपकी प्रेजेंटेशन, और जो मैटर करता है कि प्रश्न के प्रति आपकी समझ कितनी अच्छी है, वो काम यहाँ पे हो जा रहा है। और आपको पता भी है कि यूपीएससी मैक्सिमम मार्क्स 60% ये क्वेश्चन पे दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको अलाउ भी करते हैं कि आप 1 2 पॉइंट छोड़ सकते हैं। अब बोल रहा है, देखिए प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए। ये तो हो गया एमआईटी के कारण हमने डिस्कस कर लिए, इसको दर्शा दिया हमने, सारे कारण आंतरिक बाह्य कारकों में दर्शा दिए। इससे जनित चुनौतियों से निपटने के उपाय बताएं। अब हमें क्या करना होगा, चुनौतियां कुछ बतानी होंगी, फिर उसके उपाय बता देंगे। तो चुनौतियां, क्योंकि अब हमारे पास स्पेस और टाइम कम पड़ रहा है तो हम चुनौतियों को एक्सप्लेन करने नहीं बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फ्लो डायग्राम का यूज किया। फ्लो डायग्राम का हम यूज कब करते हैं, जब आपके पास स्पेस और टाइम कम पड़ जाए। तो क्योंकि हमें कुछ चुनौतियां बतानी है तो हमने क्या किया, फ्लो डायग्राम का यूज किया। और देखिए दोस्तों, फ्लो डायग्राम में एक फायदा भी होता है, मैं बताता हूं आपको फ्लो डायग्राम का फायदा। जैसे यहाँ पे हम चुनौतियां लिख रहे हैं, मैंने क्या किया, डायग्राम 1, निवेश में कमी होती है। जब मिडिल इनकम ट्रैप में पड़ जाते हैं तो आपके पास इनकम बचती नहीं है, तो आप देश में इन्वेस्टमेंट कहां से करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट में भी कमी, मानव विकास में कमी होगी। मानव विकास सूचकांक देखेंगे तो उसका एक पार्ट क्या है, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई। और जब मिडिल इनकम ट्रैप में हम फंस गए तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा नहीं, तो वो भी गड़बड़ हो रही है। चाहे तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि भारत की रैंक 130 के आसपास स्थिर बनी हुई है कई सालों से। तीसरा, स्टैगफ्लेशन, क्योंकि बेरोजगारी होती है, समृद्धि रुक जाती है और मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है, तो आप ये बता सकते हैं कि स्टैगफ्लेशन की समस्या आती है। फिर आप कह सकते हैं कि सरकार का राजस्व बढ़ता है, क्योंकि सरकार को अब अधिक सब्सिडी देनी पड़ती है। आप कह सकते हैं जो यूबीआई जैसी जो स्कीम है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ऐसी स्कीम, प्रधानमंत्री किसान योजना, ऐसी स्कीम सरकार को लाना पड़ता है ताकि ये समस्याओं का समाधान कर पाए, जिससे राजस्व बढ़ता है। और जब राजस्व बढ़ता है तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप ये कह सकते हैं। फिर कह सकते हैं आप सामाजिक संघर्षों में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास सीमित रिसोर्सेज हैं, इनकम बढ़ नहीं रही है। सीमित रिसोर्सेज के लिए क्या होगा, अधिक तनाव होगा, अधिक प्रतिस्पर्धा होगी, और मराठा मानुष जैसी समस्याएं भारत में उत्पन्न हो सकती हैं। फिर जो आखिरी चुनौती है वो क्या है, अर्थव्यवस्था न ही विनिर्माण योग्य न ही अनुसंधान आधारित के समान रह पाती है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता हूं। देखिए, हम लोअर इनकम ग्रुप में रहते, लोअर इनकम ग्रुप में रहते तो क्या होता, हमारी अर्थव्यवस्था की मजदूरी बहुत कम होती, और जब मजदूरी कम होती है तो विनिर्माण संयंत्र भारत में तेजी से लगते। या फिर हम हायर इनकम ग्रुप में रहते, हायर इनकम ग्रुप में रहते तो हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से हो रहा होता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा होता, एप्पल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट की यहाँ पे फैक्ट्रीज खुल रही होती। तो क्या होता, तो हम हाई इनकम ग्रुप में रहते। भारत में दोनों नहीं हो पा रही हैं, दोनों में समस्याएं आ रही हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है कि निम्न मजदूरी का भी हम फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, न ही उच्च आय वाले देशों के समान अधिक इनकम का फायदा उठा पा रहे हैं। तो ये मैंने फ्लो डायग्राम के माध्यम से बताया। अब देखिए, जो एक बात कहूंगा, फ्लो डायग्राम का फायदा ये होता है, मैंने आंसर राइटिंग में तो ऐसे लिखा, जल्दी जल्दी मुझे जो जो पॉइंट याद आए फ्लो डायग्राम में मैंने 1 2 ऐसे बना के, एक बार इधर ऐसे बना के लिखा। अब फायदा क्या हो जाता है, मुझे लगा कि ये पॉइंट जो है, अर्थव्यवस्था न ही विनिर्माण योग्य न ही अनुसंधान आधारित रह पाती है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको दे दिया नंबर 1 और इसको ऐसे बड़े से हाईलाइट कर दिया। फिर मुझे लगा कि स्टैगफ्लेशन का पॉइंट तो सबसे बेस्ट था, सेकंड बेस्ट इसको मान सकते हैं, इसको मैंने लिख दिया नंबर 2, और मैंने इस तरह से नंबरिंग शुरू कर दी। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर जब पढ़ता है तो वो शुरू में अच्छे पॉइंट चाहता है कि आप अच्छे पॉइंट लिखें,
तो आपका वो भी एक समस्या यहाँ पे जब आप फ्लो डायग्राम बनाते हैं तो ये भी समस्या एक समाधान हो जाती है। तो हमने चुनौतियां बता दी, जो दूसरा पार्ट था। अब हम क्या करेंगे, चुनौतियां हैं तो कुछ समाधान होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, दो तरीके हैं इसका लिखने का। एक आप ये लिख सकते थे, आप क्या करते, चुनौतियां एक टेबल बना देते, यहाँ पे चुनौतियां लिख देते और बगल में ही आप समाधान बता देते, समाधान। ये भी एक प्रेजेंटेशन का बहुत अच्छा तरीका रहता। जैसे कहूं मैं यहाँ पे लिख रहा हूं निवेश में कमी, निवेश में कमी ऐसे लिखता चुनौतियां, और यहाँ पे समाधान बता देता कि क्या करना चाहिए भारत को। रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, हम कह सकते हैं नगर पालिका बॉन्ड आदि का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे लिख देता बगल में समाधान। ठीक है, नगर पालिका बॉन्ड इस तरह से लिख देता। एक तो तरीका ये हुआ कि मैंने टेबल बनाया, चुनौतियां उसका वहीं पे समाधान। वन ऑफ द बेस्ट तरीका है रिप्रेजेंटेशन का। दूसरा, मैं यहाँ पे वर्ड मेथड नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि अभी आपको प्रॉब्लम होगी, स्पेस और टाइम देखते हो, आपके टेबल हो सकता है कि पेज के बाहर निकल जाए, इधर उधर हो जाए। तो मैंने क्या किया, चुनौतियां एक जगह लिखी और दूसरा लिखा समाधान। अब समाधान क्या करूंगा, पहला श्रम कानूनों में सुधार, श्रमिक संहिताओं का क्रियान्वयन एवं राजस्थान की तर्ज पे। अभी देखते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, जब मैं बता रहा था कि क्या क्या कारण होते हैं मिडिल इनकम ट्रैप में पड़ने के, तो मैंने देखिए यहाँ पे डिस्कशन किया था। एक होता है हमारे यहाँ श्रम बल, श्रम कानूनों की कठोरता, देखिए मैंने यहाँ पे बताया था, तो मैंने उसी का एक समाधान बता दिया क्या करना चाहिए। श्रमिक संहिताओं का क्रियान्वयन, जो भारत में वेजेस कोड बिल आए हैं, सामाजिक सुरक्षा पर जो बिल आए हैं उसका लागू किया जाए जल्दी से। राजस्थान की तर्ज पे श्रम सुधार किए जाए, मैंने वो बता दिया। फिर दूसरा मैंने बताया कि आर्थिक समीक्षा में बताए गए निवेश निर्यात बचत के सूचक्र को बढ़ावा देना। देखिए दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब हम इकोनॉमिक्स का आंसर लिखते हैं तो एक जो एक्सपर्ट टिप है, आप यहाँ पे इसको भी चाहे तो नोट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के आंसर में आप कोशिश करें कि आर्थिक समीक्षा, बजट को इंक्लूड करें, कोई रिपोर्ट आई हो, वित्त आयोग है उसको इंक्लूड करें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आर्थिक समीक्षा को इंक्लूड किया। और आर्थिक समीक्षा अगर आप 2018-19 की देखेंगे तो उसमें कहा गया था कि निवेश निर्यात और बचत के जो चक्रीय प्रभाव है उसको बढ़ाया दिया जाए, और ऐसे उसमें सर्किल बना था। आप चाहें तो यहाँ ऐसे सर्किल भी बना के एक डायग्राम भी दिखा सकते हैं। फिर तीसरा मैंने बोला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधार हेतु कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, भूमि उपलब्धता आदि में सुधार किए जाएं। तो मैंने ये 3 पॉइंट बता दिए। चौथा पॉइंट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उचित क्रियान्वयन जिससे युवाओं को प्रशिक्षण मिल सके। आपको पता होगा कि एक समस्या ये भी थी, क्या समस्या थी कि युवाओं प्रशिक्षित श्रम बल केवल 4% है, तो मैंने उसका भी समाधान बता दिया। शिक्षा एवं उद्योगों का लिंकेज तथा अनुसंधान में निवेश बढ़ाना, ये भी हमने डिस्कस किया था कि कारण एक ये था ना, तो उसका समाधान क्या हो जाएगा कि इसमें निवेश बढ़ाया जाए। सार्वजनिक व्यय बहुत कम था अनुसंधान में, हमने बोल दिया कि उसमें बढ़ाया जाए। फिर कृषि क्षेत्र में जो आखिरी समाधान होगा, अशोक दलवाई समिति की सिफारिशों को लागू करना। तो हमने ये बता दिया कि हमारा मेन बॉडी अब खत्म, चुनौतियां, चुनौतियों का समाधान, कारण, हमने तीनों पार्ट डिस्कस कर लिए। अब हमें लिखना है निष्कर्ष। तो देखिए दोस्तों, हमारे निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक होने चाहिए। कितनी बड़ी भी चुनौती हो, एक एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटी ये होती है कि वह सकारात्मक तरीके से उस चुनौती को निपटे। तो हम क्या बोलेंगे, स्पष्ट है भारत सरकार बैंकिंग सुधार, प्रोजेक्ट सशक्त, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, वित्तीय समावेशन आदि तथा मांग एवं आपूर्ति आधारित योजनाओं यथा मनरेगा, किसान संपदा आदि के क्रियान्वयन के साथ साथ इस MIT यानी मिडिल इनकम ट्रैप, यहाँ पे आप चाहें तो एक बार पूरा लिख सकते हैं, मध्यम आय पाश की चुनौती से निपटने का प्रयास कर रही है। तो आप बता सकते हैं, देखिए भारत सरकार कई योजनाओं को लेके आई है जिससे वह स्वयं चाहती है कि इन चुनौतियों से निपट जाए। तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है और उम्मीद है कि आपको ये जो 250 शब्दों का जो मॉडल आंसर है वो पसंद आया हो। और ये बात जरूर याद रखें, जो मैं बार बार कहता हूं कि आंसर परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम ही ज्ञान की परीक्षा नहीं है बल्कि आपके समझ की परीक्षा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों से अधिक शेयर करें, क्योंकि जितने अधिक शेयर होंगे, जितने अधिक व्यू होंगे, हमारा भी उत्साह उतना ही बढ़ेगा कि हम अधिक से अधिक रेगुलर बेसिस पे इन क्वेश्चनों को प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद।